मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 11th का हाइड्रोजन चैप्टर। तो सबसे पहला है इसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन जो है पहला एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का, बट इसका जो प्लेसमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो डिस्कशन का एक सब्जेक्ट बना हुआ है। इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1s2 होती है, जबकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिमिलर होती है अल्कली मेटल के, जो कि फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल के। बट हेलोजन की तरह भी होती है, बट हेलोजन की तरह ये एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचने के लिए। हाइड्रोजन को इसलिए रिजेम्बलेंस करते हैं हम अल्कली मेटल से, जो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके यूनिपॉजिटिव आयन बना सकता है, और हेलोजन के साथ जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यूनिनेगेटिव आयन बना सकता है। अल्कली की मेटल की तरह हाइड्रोजन भी ऑक्साइड, हैलाइड और सल्फाइड बनाते हैं, बट अनलाइक अल्कली मेटल इनकी जो है बहुत ही ज़्यादा हाई आयनेशन एंथैल्पी होती है, और ये इनके अंदर कोई भी मेटेलिक कैरेक्टर नहीं होता। तो हाइड्रोजन की सिमिलरिटी अल्कली मेटल से किस तरह से है कि ऑक्साइड, हैलाइड और सल्फाइड बनाते हैं, जबकि इनकी जो अल्कली मेटल के साथ जो है रिजेम्बलेंस नहीं है, डिफरेंस है वो ये है कि हाइड्रोजन का जो है बहुत ही ज़्यादा आयनेशन एंथैल्पी होता है, और ये कोई मेटेलिक कैरेक्टर शो नहीं करता नॉर्मल कंडीशन में। हेलोजन से सिमिलरिटी देखिए हाइड्रोजन की, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है हेलोजन की तरह ही, ठीक है, और हाइड्राइड बना सकता है और लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। बट रिएक्टिविटी देखिए तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू हेलोजन। अब ये देखा गया है कि हाइड्रोजन जो है वो रिजेंबल करता है अल्कली मेटल और हेलोजन से, बट ये डिफ़र भी करता है इन दोनों से। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इसे पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर रखा जाए। अब आते हैं हम यूनिक बिहेवियर जो है वो सेपरेटली, इसके यूनिक बिहेवियर की वजह से सेपरेटली रखा गया है इसे पीरियोडिक टेबल में। अब आते हैं डायहाइड्रोजन पे। डायहाइड्रोजन ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में, और ये प्रिंसिपल एलिमेंट होता है सोलर एटमॉस्फेयर में। जेंट प्लैनेट जुपिटर एंड सैटर्न में मेनली हाइड्रोजन होता है, बट इसका लाइट नेचर होता है, मच लेस अबंडेंट होता है ये अर्थ एटमॉस्फेयर में। ये कंबाइन करता है कॉन्स्टिट्यूएंट से अर्थ क्रस्ट के और ओशन के। ये कंबाइन फॉर्म बिसाइड इन वाटर। इट अकर्स इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मेनली 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूटेरियम को हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, इसमें एक होता है। ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। प्रीडोमिनेंट फॉर्म जो है वो प्रोटियम होती है। ट्राइटियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है और इमिट करता है लो एनर्जी के बीटा माइनस पार्टिकल को। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो रिलेटिव अबेंडेंस देखिए तो सबसे ज़्यादा अबेंडेंस हाइड्रोजन की होती है, मतलब प्रोटियम की होती है। मेल्टिंग पॉइंट देखें तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ट्राइटियम का होता है, देन ड्यूटेरियम का, देन हाइड्रोजन का। बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट भी ट्राइटियम का ज़्यादा, फिर ड्यूटेरियम, देन प्रोटियम। डेंसिटी भी देखें तो ट्राइटियम की ज़्यादा होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी तीनों ट्राइटियम की सबसे ज़्यादा होती है, देन ड्यूटेरियम की, देन हाइड्रोजन के, प्रोटियम की। एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन देखें तो ड्यूटेरियम की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोटियम। सिंस द आइसोटोप जो होते हैं उनके सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बट इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि इनकी डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिफरेंट होती है। तो जितने भी आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के, सबकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिफरेंट होती है। तो ड्यूटेरियम की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्रोटियम से ज़्यादा होती है। अब बात है प्रिपरेशन ऑफ डायहाइड्रोजन। तो लैब में हम डायहाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं लैब में डायहाइड्रोजन को, रिएक्शन करवाते हैं ग्रेनुलेटेड जिंक का विद डाइल्यूट HCl। तो एक मेथड तो ये हो गया, ग्रेनुलेटेड जिंक का डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो डायहाइड्रोजन मिलेगा। दूसरा मेथड होता है कि हम जिंक का रिएक्शन करवाते हैं एक्वस अल्कली के साथ, तो हमें सोडियम जिंकेट मिलेगा और साथ में डायहाइड्रोजन। तो ये 2 लैब मेथड होते हैं, एक तो ग्रेनुलेटेड जिंक को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, और दूसरा जिंक को रिएक्ट करते हैं हम एक्वस अल्कली के साथ। तो ग्रेनुलेटेड जिंक को एक तो डायहाइड्रोजन के साथ और एक जिंक को रिएक्ट करवाते हैं हम अल्कली के साथ।
फिर बात करते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन की। कॉमनली यूज प्रोसेस जो होते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन में, वो होता है एसिडिफाइड वाटर का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज़ करके, तो हमें डाइहाइड्रोजन मिलेगा कैथोड पे और ऑक्सीजन मिलता है एनोड पे। अगर हमें हाई प्योरिटी में डाइहाइड्रोजन चाहिए तो हम इलेक्ट्रोलाइसिंग करेंगे वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की निकल इलेक्ट्रोड यूज़ करके। तो तीसरा होता है जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रोलिसिस से ब्राइन सॉल्यूशन के, तो ये एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है हमें कैथोड पे। तो 3 मेथड हो गए, इलेक्ट्रोलिसिस की हमने एसिडिफाइड वाटर की प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को यूज़ करके। अगर हमें हाई प्योरिटी में चाहिए तो हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड के वार्म एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम निकल इलेक्ट्रोड यूज़ करके। तो एसिडिफाइड वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करके, हाई प्योरिटी में चाहिए तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का के वार्म एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करके निकल इलेक्ट्रोड यूज़ करके। ये एज अ बाय प्रोडक्ट भी मिलता है जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की और क्लोरीन की बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। कैथोड में मिलेगा डाइहाइड्रोजन। स्टीम का रिएक्शन करवा दो हाइड्रोकार्बन और कोक से एट हाई टेम्परेचर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन मिलेगा। स्टीम का रिएक्शन करवा दो हाइड्रोकार्बन और कोक पे हाई टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो हमें डाइहाइड्रोजन मिल जाएगा। 4 मेथड हो गए। एक है इलेक्ट्रोलिसिस कर दो वाटर का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करके, और दूसरा मेथड है हाई प्योरिटी में चाहिए तो इलेक्ट्रोलिसिस कर दो बेरियम हाइड्रोक्साइड का बाय यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड। ये बाय प्रोडक्ट मिलता है जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की एंड क्लोरीन की बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। तीसरा मेथड होता है हम रिएक्शन करवा दें कोक के ऊपर और हाइड्रोकार्बन के ऊपर स्टीम का, तो यहाँ पे हमें जो है मिक्सचर मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड H2 का, जिसको हम वाटर गैस भी बोलते हैं। अब ये जो गैस है, ये जो मिक्सचर है, ये यूज़ होता है सिंथेसिस में मिथेनॉल के और नंबर ऑफ़ हाइड्रोकार्बन के, इसलिए इसे सिंथेसिस और सिन गैस बोलते हैं। आजकल देखा गया है कि सिन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है सीवेज से, सोडस्ट, स्क्रैप वुड और न्यूज़पेपर से। तो अगर सिन गैस का प्रोडक्शन करते हैं हम कोल से तो उसे कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं। सिन गैस का प्रोडक्शन जब कोल से करोगे तो कोल गैसिफिकेशन बोलेंगे। डाइहाइड्रोजन की जो प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ा सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज़ करके सिन गैस मिक्सचर के स्टीम के साथ रिएक्ट करवा के। तो डाइहाइड्रोजन का प्रोडक्शन अगर हमें बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, जो सिन गैस है उसका कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे और उसको स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे। सिन गैस के कार्बन मोनोऑक्साइड को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट को यूज़ करके। इस प्रोसेस को वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम रिमूव कर सकते हैं बाय स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन। तो अगर हमें सिन डाइहाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है सिन गैस का, उसका रिएक्शन करवाएंगे स्टीम के साथ आयरन क्रोमेट को ऐसा कैटलिस्ट यूज़ करके। इस रिएक्शन को वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जिसको हम रिमूव करेंगे बाय स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन। तो जो फोर्थ वाला प्रोसेस था बनाने का, जिसमें हम रिएक्शन करवा लेते स्टीम की कोक के ऊपर हाइड्रोकार्बन के ऊपर कैटलिस्ट की प्रोसेस में, तो उसमें C और H2 मिल जाता है जिसको सिन गैस कहा गया, क्योंकि ये जो मिक्सचर है ये यूज़ होता है मिथेनॉल के सिंथेसिस में और नंबर ऑफ़ हाइड्रोकार्बन के सिंथेसिस में। यहाँ पे जो है डाइहाइड्रोजन के प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है सिन गैस का उसका रिएक्शन करवा के स्टीम के साथ डाइहाइड्रोजन की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं हम, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है सिन गैस का उसका रिएक्शन करवा के स्टीम के साथ बाय यूजिंग आयरन क्रोमेट एज अ कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, जिसमें CO2 गैस प्रोड्यूस होगी जिसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन। प्रेजेंटली देखा गया कि 77% ऑफ द इंडस्ट्रियल डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है पेट्रोकेमिकल से, 18% कोल से, 4% इलेक्ट्रोलिसिस से एक्वस सॉल्यूशन के, 1% अदर सोर्स से। प्रॉपर्टीज़ देखिए डाइहाइड्रोजन की, तो ये कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस और कंबस्टिबल गैस होती है, लाइटर होती है एयर से और वाटर में इंसोल्यूबल होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, केमिकल बिहेवियर डाइहाइड्रोजन का डिटरमाइंड होता है टू अ लार्ज एक्सटेंट इसकी
बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से। जो एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सिंगल बॉन्ड के लिए बहुत ज़्यादा होती है, तो यही वजह है कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे। तो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है हाई टेम्परेचर पे इन एन इलेक्ट्रिक आर्क और अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। डाइहाइड्रोजन की केमिस्ट्री को हम बहुत सारी रिएक्शन से समझ सकते हैं। जब इसका रिएक्शन हम हेलोजन के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड बनता है। यहाँ पे जो रिएक्शन है फ्लोरीन के साथ वो डार्क में भी हो सकती है, बट आयोडीन के साथ रिएक्शन अगर हमें करवानी है तो उसके लिए हम जो है कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करो तो वाटर बनता है और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। डाइनाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे तो अमोनिया बनेगा। ये मेथड जो होता है अमोनिया का बनाने का, इसे हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे हाई टेम्परेचर पे तो हमें करस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्राइड्स बनेगी। मेटल आयंस और मेटल ऑक्साइड को ये रिड्यूस कर सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन से। कुछ मेटल उनकी ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है डाइहाइड्रोजन, लाइक पैलेडियम को रिड्यूस कर रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो यूज़फुल हाइड्रोजनेटेड कंपाउंड मिलते हैं हमें। इसे हम हाइड्रोजनेशन करते हैं वेजिटेबल ऑयल का निकल के कैटलिस्ट को यूज़ करके, तो हमें एडिबल फैट मिलता है। वेजिटेबल ऑयल का जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमें एडिबल फैट मिलता है। हाइड्रोजनेशन करते हैं वेजिटेबल ऑयल का तो हमें एडिबल फैट मिलता है। हाइड्रोफॉर्मुलेशन करते हैं हम ऑयल फिन्स का तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। हाइड्रोफॉर्मुलेशन करते हैं ऑयल फाइन्स का तो एल्डिहाइड मिलता है जो फर्दर अल्कोहल देगा। हाइड्रोफॉर्मुलेशन करेंगे एल्डिहाइड का तो हमें अल्कोहल मिलेगा ऑयल फाइन्स का। हाइड्रोफॉर्मुलेशन करेंगे ऑयल फाइन्स का तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा जो फर्दर अल्कोहल देगा। डाइहाइड्रोजन के यूजेस की बात करें, डाइहाइड्रोजन का जो लार्जेस्ट सिंगल यूज़ होता है वो अमोनिया के सिंथेसिस में होता है, जो कि यूज़ होता है नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। दूसरा यूज़ होता है वनस्पति फैट बनाने के लिए बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल। पॉलीअनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन से हम वनस्पति घी बना सकते हैं, उसमें डाइहाइड्रोजन यूज़ होता है। बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, पर्टिकुलरली मेथेनॉल। मेटल हाइड्राइड बनाने के लिए यूज़ होता है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए यूज़ होता है। मेटलर्जिकल प्रोसेस में हम इसे यूज़ करते हैं टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स। एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेज यूज़ होती है कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस के लिए। एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेज को हम यूज़ करते हैं कटिंग और वेल्डिंग पर्पस के लिए। एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेज को हम यूज़ करते हैं कटिंग और वेल्डिंग पर्पस के लिए। एटॉमिक हाइड्रोजन एटम्स जो है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क जो है वो रिकम्बाइन होते हैं सल्फेस पे। ये रॉकेट फ्यूल में भी यूज़ होता है इन स्पेस रिसर्च। डाइहाइड्रोजन यूज़ होता है एज अ फ्यूल सेल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसकी बहुत सारी एडवांटेज होती है ओवर द कन्वीनियंट फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिक पावर। ये कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता और रिलीज़ करता है ग्रेट एनर्जी। हाइड्राइड की बात करते हैं, डाइहाइड्रोजन सर्टेन कंडीशन में कंबाइन करता है सारे एलिमेंट के साथ एक्सेप्ट नोबल गैस और बाइनरी कंपाउंड बनाता है जिन्हें हम हाइड्राइड बोलते हैं। हाइड्राइड को हम क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में, आयनिक और सलाइन और सोल्ट लाइक हाइड्राइड, कोवेलेंट और मोलिकुलर, मेटालिक और नॉन स्टिचोमेट्रिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड की बात करें तो स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं डाइहाइड्रोजन के जो एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ ये बनाता है। सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर भी देखने को मिलता है लाइटर मेटल हाइड्राइड के अंदर, लाइक लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड। इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है, जबकि जो बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड है वो पॉलीमरिक स्ट्रक्चर की होती है। बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्राइड जो है पॉलीमरिक होती हैं स्ट्रक्चर में। आयनिक हाइड्राइड क्रिस्टलाइन, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग होती है सॉलिड स्टेट में। क्रिस्टलाइन, नॉन वोलेटाइल, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्टेट, बट ये मेल्ट करती हैं कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रोलिसिस को। इलेक्ट्रोलिसिस में ये लिबरेट करती हैं डाइहाइड्रोजन गैस को एनोड पे, जो कन्फर्म करता है हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस को। तो इलेक्ट्रोलिसिस करके डाइहाइड्रोजन गैस निकालती हैं एनोड पे। सलाइन हाइड्राइड रिएक्ट करती है वॉलेंटली विद वाटर, प्रोड्यूस करती हैं डाइहाइड्रोजन गैस को। वाटर के साथ ये हाइड्राइड रिएक्ट करके डाइहाइड्रोजन गैस बनाएंगे। लिथियम हाइड्राइड अनरिएक्टिव होता है मॉडरेट टेम्परेचर पे विद ऑक्सीजन और क्लोरीन, इसलिए इसे हम यूज़ करते हैं अदर हाइड्राइड बनाने के लिए। लिथियम हाइड्राइड को हम जब
एल्युमिनियम के टाइमर के साथ रिएक्ट करेंगे Al2Cl6 तो LiLH4 मिलता है हमें, और B2H6 के साथ LiBH4 मिले हैं। कोवेलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड। डायहाइड्रोजन जो है वो मोलिकुलर कंपाउंड बनाता है मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ। मोस्ट एग्जाम्पल हैं इनके मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन कंपाउंड जो है नॉन मेटल्स के वो हाइड्राइड कंसीडर किए जाते हैं। बिंग कोवेलेंट ये वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं। मोलिकुलर हाइड्राइड को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड में। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड जो है वो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके डायबोरेन एग्जाम्पल है। ये जो है ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनाता है और ये लुईस एसिड होते हैं। ठीक है, ग्रुप 14 के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड बनाता है जो कि इनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ग्रुप 15 to 17 ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनाता है। ये लुईस बेस की तरह ऐड करती हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। द पर्सन इनके ऊपर लोन पेयर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की तरह। रिजल्ट इनसे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जिससे एसोसिएशन हो जाता है मॉलिक्यूल का। मेटालिक और नॉन स्टिचोमेट्रिक हाइड्राइड। ये जो मेटालिक और नॉन स्टिचोमेट्रिक हाइड्राइड है ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ मिलके बनाते हैं, बट इसमें जो है ग्रुप 7, 8 और 9 जो है ये हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। और ग्रुप 6 में भी खाली क्रोमियम मेटालिक हाइड्राइड बनाता है। ये हाइड्राइड जो है कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को इतना एफिशिएंटली नहीं करती जितने इनके पेरेंट मेटल करते हैं। सलाइन हाइड्राइड के कंपैरिजन में ये नॉन स्टिचोमेट्रिक होती हैं जबकि सलाइन वाली स्टिचोमेट्रिक थी। ठीक है, ये डेफिशिएंट होती हैं हाइड्रोजन में। अब क्या होता है इसमें हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टिशियल स्पेस को मेटल लैटिस में, प्रोड्यूस करता है डिसोर्शन बिना किसी चेंज शेप के चेंज हुए। हाउएवर बट अब देखा गया है कि निकल, पैलेडियम, सीरियम और एक्टिनोइड की हाइड्राइड को छोड़ के, निकल, पैलेडियम, सीरियम और एक्टिनोइड की हाइड्राइड को छोड़ के बाकी सारी हाइड्राइड की लैटिस जो है वो पेरेंट एटम से डिफरेंट होती है। तो पैलेडियम, निकल, सीरियम और एक्टिनोइड को छोड़ के बाकी सबकी लैटिस जो है डिफरेंट होती है पेरेंट मेटल से। ये प्रॉपर्टी जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन ट्रांजिशन मेटल जो है वो यूज़ होती है कैटालिटिक रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कुछ मेटल होते हैं लाइक प्लेटिनम और पैलेटिनियम वो अकोमोडेट करते हैं वेरी लार्ज वॉल्यूम को हाइड्रोजन के, देयरफॉर इनको हम स्टोरेज मीडिया में यूज़ करते हैं। तो ऐसे मेटल लाइक पैलेडियम और पैलेटिनम जो कि ऑक्यूपाई करते हैं लार्ज वॉल्यूम को हाइड्रोजन के, इनको यूज़ करते हैं स्टोरेज मीडिया में। ये प्रॉपर्टी में जो है हाई पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन स्टोरेज का एंड यूज़ होती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वाटर की बात करते हैं। वाटर की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। अनयूजुअल प्रॉपर्टी वाटर की कंडेंस फेज, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से इसका हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हाई हीट ऑफ फ्यूजन होता है एज कम्पेयर टू H2S एंड H2SE। अदर लिक्विड के कंपैरिजन में वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई, सरफेस टेंशन, डायपोल मूवमेंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये सब कुछ हाई होता है। जो हाई वेपोराइजेशन और हाई हीट कैपेसिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड बॉडी टेम्परेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हीट कैपेसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है क्लाइमेट को मॉडरेट करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मॉडरेट करने के लिए। एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है आयंस और मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कोवेलेंट कंपाउंड लाइक कोवेलेंट कार्बोहाइड्रेट वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो गैस फेज में वाटर जो है बेंट होता है जिसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है और OH बॉन्ड लेंथ 95.7 पिकोमीटर होती है। बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री और 95.7 पिकोमीटर जो है बॉन्ड लेंथ होती है। हाईली पोलर होता है ये, इसके ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है वाटर की उसको आइस बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस क्रिस्टलाइज होती है हेक्सागोनल फॉर्म में। क्रिस्टलाइन फॉर्म को आइस बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आइस क्रिस्टलाइज होती है हेक्सागोनल फॉर्म में, बट लो टेम्परेचर पे कंडेंस होती है क्यूबिक फॉर्म में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस क्रिस्टलाइज होती है कौन सी फॉर्म में, हेक्सागोनल फॉर्म में। लो प्रेशर पे आइस जो है वो वापस से क्यूबिक फॉर्म में चली जाती है। लो टेम्परेचर पे कंडेंस होती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्रिस्टलाइज होती है आइस हेक्सागोनल फॉर्म में। लो टेम्परेचर पे आइस कंडेंस होती है क्यूबिक फॉर्म में।
हाई टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज होती है आइस हेक्सागोनल फॉर्म में, बट लो टेम्परेचर पर कंडेंस होती है ये क्यूबिक फॉर्म में। आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए आइस फ्लोट करती है वाटर पे। विंटर सीजन में आइस जो है वो सरफेस पे बनती है, लेके प्रोवाइड करते हैं थर्मल आइसोलेशन, जिससे कि एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करती है। आइस का स्ट्रक्चर देखें तो ये हाईली ऑर्डर 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है इसका। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आइस को जो है ओपन टाइप स्ट्रक्चर मिलता है विद वाइड होल्स। ये होल जो है सम अदर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए वाटर की। एम्फोटेरिक नेचर देखिए तो इसके अंदर एबिलिटी होती है एसिड एज वेल एज बेस की तरह ऐड करने की, इसलिए इसे एम्फोटेरिक नेचर होता है। ये एसिड की तरह ऐड करता है अमोनिया के साथ और बेस की तरह ऐड करता है H2S के साथ। ऑटोप्रोटोलिसिस मतलब वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन भी हो सकता है। तीसरा रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। वाटर को आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं हम डाइहाइड्रोजन से जब हम इसे कंबाइन करते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ। तो जब हम वाटर को हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये रिड्यूस हो जाता है डाइहाइड्रोजन में। इसकी ग्रेट सोर्स होते हैं डाइहाइड्रोजन का। वाटर ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फ्लोरीन के साथ ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन में। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से इसकी वेरी हाई हाइड्रेटिंग टेंडेंसी होती है। वो बहुत सारे आयनिक कंपाउंड में डिसॉल्व हो जाता है और कुछ सर्टेन कोवेलेंट और सम आयनिक कंपाउंड हाइड्रोलाइज हो सकते हैं वाटर में। बहुत सारे आयनिक कंपाउंड में डिसॉल्व हो जाता है बट सर्टेन कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वाटर में, लाइक P4O10 SiCl4। P4O10 को वाटर में डिसॉल्व करोगे H3PO4 बनेगा। SiCl4 वाटर को में डिसॉल्व करोगे SiO2 बनेगा। P4O10 को H3PO4, SiCl4 को SiO2। हाइड्रेट फॉर्मेशन। एक्वा सॉल्यूशन से बहुत सारे सॉल्ट जो है क्रिस्टलाइज हो जाते हैं एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। कोऑर्डिनेटेड वाटर का जो फॉर्मूला है वो है Cr वाटर का होल 6 3 माइनस बाहर 3 Cr वाटर का होल 6 3 प्लस और बाहर 3Cl माइनस। Cr क्रोमियम वाटर का होल 5 3 प्लस और बाहर 3Cl माइनस। इंटरस्टिशियल वाटर देखें तो होता है BaCl2.7 वाटर। इंटरस्टिशियल वाटर होता है BaCl2.2 वाटर। इंटरस्टिशियल वाटर होता है BaCl2.2 वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर Cu वाटर का होल 4 2 प्लस SO4 2 माइनस। CuSO4.5H2O जो है ये ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। इसमें खाली एक वाटर है जो आउटसाइड द ब्रैकेट है, वो ही हाइड्रोजन बॉन्डेड है। बाकी सारे वाटर कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो सिर्फ एक वाटर है जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है ब्लू विट्रॉल में, बाकी सारे कोऑर्डिनेटेड वाटर होते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट की फॉर्म में वाटर के अंदर, तो ये वाटर को हार्ड बनाते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट सल्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्लोराइड की फॉर्म में और हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में, और वाटर को ही हार्ड बना देते हैं। हार्ड वाटर सोप के साथ लेदर नहीं देता। जो वाटर फ्री होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के सोल्यूबल सॉल्ट से उन्हें सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। ये लेदर देते हैं सोप के साथ ईजिली। तो हार्ड वाटर सोप के साथ लेदर नहीं देता, जिसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं सल्फेट, क्लोराइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में। जबकि सॉफ्ट वाटर जो सोप के साथ लेदर नहीं देता, उसके अंदर कोई भी ये सोल्यूबल सॉल्ट नहीं प्रेजेंट होते हैं। सॉफ्ट वाटर सोप के साथ लेदर देता है। हार्ड वाटर स्कम या पीपीटी बनाता है सोप के साथ। सोप के अंदर सोडियम स्टेरेट होता है C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, जो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और प्रेसिपिटेट आउट करता है कैल्शियम मैग्नीशियम स्टीरेट को। तो क्या होता है, जो हार्ड वाटर है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं सल्फाइड, क्लोराइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में। और जो ये हार्ड वाटर होता है, ये जो है हार्ड वाटर जो है सोप के साथ लेदर नहीं देता, जबकि सॉफ्ट वाटर सोप के साथ लेदर देता है। सोप जो है सोडियम स्टेरेट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये स्कम या पीपीटी देता है सोप के साथ हार्ड वाटर। इसलिए हार्ड वाटर जो है वो अनसूटेबल होता है लॉन्ड्री के लिए। ये हार्मफुल होता है बॉयलर्स के साथ भी बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्केल।
अब बात करते हैं हम टेम्परेरी हार्डनेस की। दो तरह की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से होती है। तो टेम्परेरी हार्डनेस होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट की वजह से। इनको रिमूव करने का पहला तरीका होता है बॉयलिंग। बॉयलिंग के टाइम पे जो सोल्यूबल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है उनको हम इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट जो है वो चेंज होता है इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट में। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट चेंज होता है इनसोल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में इनसोल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट में। अब क्या होता है, इसकी लो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ हाई सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होने की वजह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट दैट इतने इज प्रेसिपिटेटेड। लो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है इसलिए MgOH2 बनेगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये प्रिसिपिटेट जो होते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, इनको हम रिमूव करते हैं फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेट जो बनता है वो सॉफ्ट वाटर होता है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जबकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट से कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम बाइकार्बोनेट से कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्लर्क मेथड की बात करें तो इस मेथड में हम कैलकुलेटेड अमाउंट में लाइम को ऐड करते हैं हार्ड वाटर में। CaOH2 लाइम होता है, इसको कैलकुलेटेड अमाउंट में हमने हार्ड वाटर में ऐड किया। ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, जिसको हम फिल्टर्ड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो बॉइलिंग से जब हमने रिमूव किया तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट से हमें मिल रहा था कैल्शियम कार्बोनेट, जबकि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा था और साथ में कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ जो है हमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनना था। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम बॉइलिंग करते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट की तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्लर्क मेथड में अगर हमें लाइम को ऐड करते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलेगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में ऐड करते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर मिलेगा। तो बॉइलिंग अगर बॉइलिंग हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की करते हैं तो मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड मिलती है हमें, साथ में हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। जबकि अगर हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बॉइलिंग करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड 3 मिलेंगे। क्लर्क मेथड में अगर हम लाइम को ऐड करते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट में लाइम ऐड करते हैं हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट में अगर हम लाइम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। जबकि अगर हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में लाइम ऐड करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। ये देखो दोनों मेथड में, ये जो क्लर्क मेथड है इसमें वाटर जो है दोनों में मिल रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से भी, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से भी। जबकि जो बॉइलिंग है उसमें वाटर जो है खाली कैल्शियम बाइकार्बोनेट को बॉईल करने से मिल रहा है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में जब लाइम ऐड करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी मिलते हैं, जबकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट में खाली कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से मैग्नीशियम कार्बोनेट भी मिल रहा है, मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड भी मिल रही है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड मिलती है, साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। क्लर्क मेथड में लाइम को जब हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट में ऐड करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलेगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में हम ऐड करेंगे लाइम को तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर तीनों मिलेंगे। हीट करो, अगर हम बॉइलिंग करते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की तो हमें मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगा, वाटर नहीं, मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। जबकि हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। क्लर्क मेथड में लाइम, अगर हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट में लाइम ऐड करते हैं
और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में लाइम ऐड करते हैं। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में अगर हम लाइम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलेगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में लाइम ऐड करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर मिलेगा। परमानेंट हार्डनेस की बात करते हैं। बॉइलिंग, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बॉइलिंग करी, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की बॉइलिंग करी। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की जब बॉइलिंग करते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। जबकि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की बॉइलिंग करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों मिलेंगे। क्लर्क मेथड में लाइम को जब हम ऐड करते हैं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट में लाइम को ऐड करते हैं तो हमें मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड भी मिलेगी, मैग्नीशियम का कार्बोनेट भी मिलेगा और साथ में वाटर मिलेगा। जबकि हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलता है खाली। परमानेंट हार्डनेस होती है सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की वजह से, जो कि क्लोराइड और सल्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो सोल्यूबल सॉल्ट होता है क्लोराइड और सल्फेट की फॉर्म में कैल्शियम और मैग्नीशियम के परमानेंट हार्डनेस के अंदर। इसको रिमूव हम बॉइलिंग से नहीं कर सकते, इसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीटमेंट करो, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीटमेंट करोगे MCl2 और MSO4 का Na2CO3 के साथ, तो MCO3 हमें मिलेगा, साथ में Na2SO4 और NaCl। काल्गन मेथड क्या होता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट Na6P6O18, इसको हम कमर्शियली काल्गन बोलते हैं। इसको ऐड करेंगे हार्ड वाटर में। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट Na6P6O18 को हम ऐड करते हैं हार्ड वाटर में तो फॉलोइंग रिएक्शन होती है। Na6P6O18 दो सोडियम और दो सोडियम बाहर निकल जाएंगे, Na4P6O18 2- बनेगा हमारा। फिर M2 प्लस के साथ ये रिएक्ट करेंगे तो Na2MP6O18 2- बनेगा और 2Na+ बाहर निकलेगा। कॉम्प्लेक्स एनायन कीप द मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस इन द सॉल्यूशन। आयन एक्सचेंज मेथड, ये इस मेथड को जियोलाइट और परमेट प्रोसेस भी बोलते हैं। हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट जो है वो जियोलाइट या परमेट होता है। सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट को हम NaAlSiO4 को हम NaZ भी लिख सकते हैं और उसको ऐड करते हैं हार्ड वाटर में तो एक्सचेंज रिएक्शन होता है। परमेट और जियोलाइट जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं जब सारे सोडियम यूज़ हो जाते हैं। इनको रीजनरेट कर सकते हैं एक्वस एल्कली के साथ ट्रीट करके, एक्वस सोडियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करके हम जो है जो भी परमेट जियोलाइट जो है एग्जॉस्ट हो गए इनको रीजनरेट कर सकते हैं। बात करते हैं सिंथेसिस रेजिन मेथड, सिंथेसिस केटायन एक्सचेंजर। ये मेथड ज़्यादा एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू जियोलाइट प्रोसेस। ठीक है, केटायन एक्सचेंज रेजिन कंटेन लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद SO3H ग्रुप एंड वाटर इनसॉल्युबल। आयन एक्सचेंज रेजिन RSO3H जो है वो एक्सचेंज होता है RNA के साथ बाय ट्रीटिंग विद NaCl। तो आयन एक्सचेंज रेजिन RNA के साथ RNA में चेंज हो जाता है। ठीक है, आयन एक्सचेंज रेजिन RNA में चेंज हो जाता है जब NaCl के साथ ट्रीट करो। ये रेजिन एक्सचेंज करता है सोडियम आयन को कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर को सॉफ्ट बना देते हैं। रेजिन को हम रीजनरेट कर सकते हैं बाय एडिंग एक्वस NaCl। रेजिन को हम रीजनरेट कर सकते हैं बाय एडिंग एक्वस NaCl। प्योर डीमिनरलाइज या डीओएनाइज वाटर जो कि सोल्यूबल मिनरल सॉल्ट से फ्री होता है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं बाय पासिंग वाटर सक्सेसफुली थ्रू कैटायन एक्सचेंजर इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन एंड एनायन एक्सचेंजर इन द फॉर्म ऑफ H- आयन। कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस में H+ एक्सचेंज होता है सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ और अदर कैटायन के साथ जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो H+ एक्सचेंज होता है सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ और अदर कैटायन के साथ जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जिससे प्रोटॉन जो है वो रिलीज होता है और वाटर को एसिडिक बना देता है। एनायन एक्सचेंज प्रोसेस में OH- एक्सचेंज होता है क्लोराइड बाइकार्बोनेट सल्फेट के साथ जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। OH- आयन जो लिबरेट होता है वो न्यूट्रलाइज करता है H+ आयन के कैटायन एक्सचेंजर के अंदर। एग्जॉस्टेड कैटायन और एनायन रेजिन बीट जो रीजनरेट हो जाते हैं बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड एंड अल्कली सॉल्यूशन। हम बात करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की। हाइड्रोजन परऑक्साइड इंपॉर्टेंट केमिकल यूज़ होता है पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। प्रिपरेशन देखें तो इसे प्रिपेयर करने के लिए हम एसिडिफाइड बेरियम परऑक्साइड को लेते हैं, रिमूव करते हैं एक्सेस वाटर को बाय इवेपोरेट करके इसको अंडर रिड्यूस प्रेशर, तो हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलेगा। रिड्यूस प्रेशर में इसमें से हम वाटर को
हटा देते हैं इवेपोरेशन करके। एसिडिफाइड बैरियम परऑक्साइड लेंगे, उससे एक्सिस वाटर, एसिडिफाइड बैरियम परऑक्साइड लेंगे, उससे एक्सिस वाटर को हम रिमूव करेंगे बाय इवेपोरेशन, तो हमें जो है बैरियम परऑक्साइड मिलेगी। परऑक्सो डाइसल्फेट ऑब्टेन होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन से एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन के। परऑक्सो डाइसल्फेट ऑब्टेन होते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन हाई करंट डेंसिटी में। हाइड्रोलिसिस से ये हाइड्रोजन परऑक्साइड देते हैं। ये मेथड अब यूज़ होता है लेबोरेटरी प्रिपरेशन में D2O2 के। जैसे हम यूज़ किया पोटेशियम बाइसल्फेट को रिएक्शन करवाया हमने D2O के साथ, तो KdSO4 और D2O2 बनेगा। इंडस्ट्रियली ये प्रिपेयर्ड होता है बाय द ऑटो ऑक्सीडेशन से 2-अल्काइल एंथ्राक्यूनोल। ऑटो ऑक्सीडेशन के से 2-अल्काइल एंथ्राक्यूनोल के ऑटो ऑक्सीडेशन से इंडस्ट्री प्रिपेयर होता है बाय द ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-इथाइल एंथ्राक्यूनोल। 2-इथाइल एंथ्राक्यूनोल के ऑटो ऑक्सीडेशन से भी हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलता है। इस केस में 1% हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है जब हम ऑटो ऑक्सीडेशन करते हैं 2-इथाइल एंथ्राक्यूनोल का। जब हम 2-इथाइल एंथ्राक्यूनोल का ऑटो ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें 1% H2O2 मिलता है। 2-इथाइल एंथ्राक्यूनोल का ऑटो ऑक्सीडेशन करते हैं तो 1% हमें H2O2 बनता है। ये एक्सट्रैक्ट होता है वाटर के साथ और कंसनट्रेट होता है 30% बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। इसको फर्दर कंसिडरेट कर सकते हैं 85% बाय केयरफुल डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर। रिमेनिंग वाटर को फ्रोजन आउट करते हैं टू ऑब्टेन प्योर H2O2। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, प्योर स्टेट में H2O2 जो है ऑलमोस्ट कलरलेस लिक्विड होता है, वेरी पेल ब्लू होता है। H2O2 जो मिक्सेबल होता है वाटर के साथ ऑल प्रोपोर्शन में एंड फॉर्म करता है हाइड्रेट। 30% सोल्यूशन H2O को मार्केट करते हैं हम 100 वॉल्यूम में हाइड्रोजन परऑक्साइड के। इसमें 1 मिलीलीटर ऑफ 30% H2O2 सोल्यूशन जो है वो 100 ml ऑक्सीजन देता है STP पे। तो 30% सोल्यूशन जो H2O2 होता है, इसका मतलब 1 मिलीलीटर 30% H2O2 का 1 मिलीलीटर जो है वो 100 ml ऑक्सीजन देता है। H2O2 का 30% 1 मिलीलीटर ऑफ 30% H2O2 100 ml ऑक्सीजन देता है STP। स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। डायहेड्रल एंगल यहाँ पे गैस फेज में ज़्यादा होता है सॉलिड फेज की कंपैरिजन में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होता है एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम में। एसिडिक मीडियम में अगर हम देखें इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन Fe2+ से हमें Fe3+ मिलता है। एसिडिक मीडियम में Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करता है और PbS को PbS4 में। बेसिक मीडियम में Fe2+ को Fe3+ में, Mn2+ को Mn4+ में। रिड्यूसिंग एक्शन देखें तो एसिडिक मीडियम में Mn4+ को Mn2+ में, HOCl को Cl- में, I2 को I- में, MnO4- को MnO2 में। बेसिक मीडियम में एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एक्शन Fe2+ को Fe3+ में, PbS को PbS4 में और Fe2+ को Fe3+ में। बेसिक मीडियम Mn2+ को Mn+4 में। रिड्यूसिंग एक्शन एसिडिक मीडियम में MnO4+ को Mn2+ में, HOCl को Cl- में। बेसिक मीडियम में देखा I2 को I- में, MnO4- को MnO2 में। स्टोरेज देखिए तो H2O2 डिकम्पोज होता है स्लोली ऑन एक्सपोजर टू लाइट। H2O2 स्लोली डिकम्पोज होता है ऑन एक्सपोजर टू लाइट। मेटल सरफेस की प्रेजेंस और में ट्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सरफेस और ट्रेसेस ऑफ अल्कली प्रेजेंट इन ग्लास कंटेनर अबव रिएक्शन जो है कैटेलाइज होती है मेटल सरफेस ट्रेसेस ऑफ अल्कली में। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन वैक्स इन ग्लास और प्लास्टिक वेसल इन डार्क। यूरिया कैन बी एडेड एज अ स्टेबलाइजर के तौर पे हम स्टोरेज में यूरिया को ऐड कर सकते हैं। इट इज केप्ड अवे फ्रॉम डस्ट बिकॉज डस्ट कैन इंड्यूस एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। अब हम इसका यूजेस देखते हैं। इट इज़ वाइड स्केल यूज फॉर लीड ऑफ ट्रांसमिटेशन इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ H2O2। सम ऑफ द यूजेस आर डेली लाइफ में यूज़ होता है हेयर ब्लीच और एज अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट। ये एंटीसेप्टिक होता है सॉलिड में और पर हाइड्रोल की फॉर्म में मिलता है। एंटीसेप्टिक होता है और पर हाइड्रोल की फॉर्म में मिलता है। ये डाइहाइड्रोजन ये वाटर होता है ना H2O2 एंटीसेप्टिक होता है पर हाइड्रोल की फॉर्म में मिलता है। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर
केमिकल्स लाइक सोडियम परबोरेट एंड परकार्बोनेट विच आर यूज्ड इन हाई क्वालिटी डिटर्जेंट, ये यूज़ होता है हाइड्रोक्विनोन के सिंथेसिस में, टार्ट्रिक एसिड के सिंथेसिस में। ये एम्प्लॉयड होता है इंडस्ट्री में एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर टेक्सटाइल, पेपर, पल्प, लेदर। ये यूज़ होता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के ऑक्सीडेशन में, साइनाइड, रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशन टू सीवेज वेस्ट। हैवी वाटर की बात करें, ये यूज़ होता है एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। T2O हैवी वाटर होता है, यूज़ होता है एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर और इन एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज रिएक्शन में और न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर यूज़ होता है। फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म यूज़ होता है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट सम फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये होती है इसकी, CaC2 को अगर हम D2O से रिएक्ट कर दो तो C2D2 एंड CaOD का होल ट्वाइस बनता है। SO3 D2O के साथ रिएक्ट कर तो D2SO4 बनता है। Al4C3 से D2 से रिएक्ट करो तो CD4 बनता है। AlOD का होल थ्राइस। द हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, द हाइड्रोजन रिलीज करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट को ऑन कंबशन। हाइड्रोजन रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ इन कंबशन। इसलिए पोल्यूटेंट इन कंबशन ऑफ डाइहाइड्रोजन विल बी लेस देन द पेट्रोल। द ओनली पोल्यूटेंट जो रिलीज होता है ऑक्साइड्स ऑफ डाइनाइट्रोजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइनो एज इम्प्योरिटी विद डाइहाइड्रोजन, देयरफॉर can be minimized by injecting a small amount of water into the cylinder to lower the temperature so that reaction between dinitrogen and hydrogen may not take place. हाइड्रोजन गैस को हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कूलिंग ऑन 20 केल्विन। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन इकोनॉमी की, जो कि एक अल्टरनेटिव होता है। द प्रिंसिपल हाइड्रोजन इकोनॉमी इज यूज इन द ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इकोनॉमी की जो एडवांटेज है वो ये है कि एनर्जी ट्रांसमिट होती है हाइड्रोजन की फॉर्म में एंड नॉट एज इलेक्ट्रिक पावर। ये पहली बार यूज़ होता है इंडिया में। पायलट प्रोजेक्ट यूजिंग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2005 में फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल। इनिशियली 5% हाइड्रोजन जो है वो मिक्स होता है CNG के साथ फॉर यूज इन 4-व्हीलर व्हीकल्स। द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वुड बी ग्रेजुअली इंक्रीज टू रीच द ऑप्टिमम लेवल। यूज़ होता है फ्यूल सेल में नाउ डेज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। ये जो है इकोनॉमिकली विजिबल वाइबल होता है, सेफ सोर्स होता है हाइड्रोजन का। और बस।